तो हेलो फ्रेंड्स, सिविल मास्टर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि किसी भी आइसोलेटेड फुटिंग के प्लान को कैसे ऑटोकैड में प्लेस किया जाता है। आज मेरे इस सेशन में किसी भी आइसोलेटेड फुटिंग को कैसे डिटेल किया जाता है, उसके सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, ये बताया है। साथ ही साथ मैंने उसमें रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट भी शो किया हुआ है। तो आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। हो सकता है बीच में वेबकैम फ्रीज होने की वजह से मेरी पिक्चर फ्रीज हो गई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। आपको सारी चीजें डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन की गई हैं। थैंक यू सो मच। तो पिछली बार जो हमने प्लान बनाया था वो ये एक प्लान था, एक हॉल का प्लान जो 50 फीट बाई 30 फीट का हॉल था, कि ये जो आइसोलेटेड फुटिंग है, ये आइसोलेटेड फुटिंग को डिटेल कैसे किया जाता है, सेक्शन कैसे दिखाया जाता है इनका, किसी भी फुटिंग की डिटेल को करते समय। स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरी ये जो एज पर फुटिंग है, मैं पहले इसको डिटेल कर लेता हूँ, या सेंट्रिक फुटिंग, क्योंकि सारी फुटिंग सेंट्रिक फुटिंग है, तो मैं किसी भी एक फुटिंग को डिटेल कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फुटिंग में रेनफोर्समेंट किस तरीके से डालते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी सेंटर की फुटिंग को कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद हमें प्रोजेक्शंस लेने होते हैं, तो मैं इसका जो एक्स्ट्रा ग्रिड्स हैं आउट में निकली हुई हैं, मैं इनको हटा देता हूं, ताकि ज्यादा स्पेस हमें ना कवर करना पड़े। नाउ सबसे पहले हम लेबल डिफाइन करेंगे। लेबल मींस कोई भी फुटिंग, जैसे कि मेरे आपको पहले प्रेजेंटेशन में दिखाया था, आइसोलेटेड के प्रेजेंटेशन में, कि नेचुरल ग्राउंड से हमें किसी एक डेप्थ तक नीचे जाना होता है एक्सक्वेट करके, और वो एक कॉम्पैक्ट सॉइल तक एक्सक्वेशन की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन लाइन डाल लेनी है, जो एक नेचुरल ग्राउंड लेवल हम मान लेते हैं। और डिजाइन या एसबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें पता चलता है कि फाउंडेशन की एक्सक्वेशन डेप्थ 4 फीट ली जाए या 5 फीट ली जाए, तो अभी मैं 5 फीट कंसिडर करता हूं। 5 फीट डेप्थ नीचे जाने के बाद हमें कॉम्पैक्ट सॉइल मिल जाती है, तो हम एक ऑफसेट देंगे 5 फीट का। ओके, तो ये मैंने एक सेकेंडरी ऑफसेट दिया नीचे की तरफ 5 फीट का, तो ये मेरी कॉम्पैक्ट सॉइल हो गई, ये मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट में लिख भी देता हूं, तो आपको दिखता रहे, NGL, और नीचे आके ये आपकी कॉम्पैक्ट सॉइल, COMPACT, कॉम्पैक्ट सॉइल। ओके, ये मैं किसी भी एक टेक्स्ट की लेयर में ले लेता हूं, और इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं टेक्स्ट को। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी कंट्रोल 1 दबाते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपके लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होके आ जाएगी। तो मुझे अगर इसका टेक्स्ट का साइज छोटा करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंटेंट वेरीज कर रहे हैं, मीन्स इनके जो कंटेंट है, एक में कॉम्पैक्ट सॉइल लिखा हुआ है और एक में NGL, तो ये हमें नहीं टच करना है। ऐसे इसके स्टाइल में अगर हम जाना चाहें, तो यहाँ से हम किसी भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जो हमने स्टाइल बना रखे हैं। लाइक मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके, अभी ये देखने में थोड़ा ओके है। अगर आप चाहें तो यहाँ से हाइट भी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो अभी मैं 9 इंच ले लेता हूँ, और उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ ये मेरा NGL है, ये मेरा कॉम्पैक्ट सॉइल है, और एक लेवल आता है जिसे आप प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द साइट या फिर आर्किटेक्चरल डिटेल के अकॉर्डिंग हम उसका कोई ऑफसेट ले लेते हैं। तो अभी अगर मैं मानता हूं, तो मैं ये मान लेता हूं कि 2 या 2.5 फीट हमारा प्लिंथ लेवल है, तो मैं अभी 2 फीट मान के चलता हूं। तो 2 फीट ऑफसेट देने के बाद ये मेरा प्लिंथ लेवल आ गया, तो मैं इसको भी यहां मार्क कर देता हूं। अभी यहां मैंने लेवल मार्किंग नहीं की है, वो भी मैं अभी लेवल मार्किंग करूंगा कि कौन सा 0 0 लेवल है, कौन सा उससे प्लस में जा रहा है, कौन सा माइनस में जा रहा है, वो भी मार्किंग हम करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लिंथ लेवल। ओके, इसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्शंस पे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लेंगे वर्टिकली, कंस्ट्रक्शन लाइन लेके PCC
लेयर का। तो ये मेरी पीसीसी लेयर का एक प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद हम पीसीसी डालते हैं 100 mm, या फिर हम बोल सकते हैं उसको 4 इंच, 4 इंच 6 इंच, वैरी करता है ये भी। तो मैं 4 इंच की पीसीसी यहां पर डालता हूं और आपको मेजर करके भी मैं दिखा देता हूं कि ये पीसीसी 4 इंच की थिकनेस में हम डाल रहे हैं। ओके। तो इसके बाद यहां पर हम अपनी कोई भी लेयर जो हमने पीसीसी की बना रखी है, हम पीसीसी लेयर लेंगे एंड उसको यहां पर एक रेक्टेंगल बना देंगे। ओके। अब मुझे इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको रिमूव करता हूं। सेकेंडरी मेरा प्रोजेक्शन आता है आपका, ये जो फुटिंग है, मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो ये जो फुटिंग का एरिया है, अब मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा। तो एक्स एल वर्टिकली हम आरसीसी फुटिंग का प्रोजेक्शन भी लेंगे। अब ये फुटिंग हमारे इस पीसीसी के ऊपर लाई करेगी। तो मैं इसकी लेयर को फुटिंग की लेयर में कन्वर्ट करता हूं पहले तो। कोई मैं ये कलर ले लूं, ये कलर ले लूं। तो ये मैंने प्लान में शो किया था, मैं चाहता हूं इसका कलर थोड़ा डिफर रहे, सेक्शन में दिखाई दे। तो मैं इस फुटिंग की लेयर को यहां पर लगा देता हूं। अब क्योंकि ये फुटिंग आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग है, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक होती है आइसोलेटेड फ्लैट फुटिंग, एक होती है आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग जो ट्रेपेजॉइडल शेप में आपके टॉप पर जाती है। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए, इसकी स्टार्टिंग डेप्थ मिनिमम होती है और एंडिंग डेप्थ यहां पर हायर होती है। तो अगर हमारे पास डिजाइन कॉन्सेप्ट या डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस जो आती है वो स्टार्टिंग डेप्थ हमारी 9 इंच और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अगर वो 24 इंच तक पहुंचा देते हैं, तो मैं इस डेप्थ को जो स्टार्टिंग डेप्थ है उसको D1 बोलता हूं। तो एक्स एल हॉरिजेंटली एंड देन मैं 9 इंच से स्टार्ट करूंगा, यहां से 9 इंच का ऑफसेट, और 9 इंच से ऊपर जाते जाते कितना, 24 इंच होना चाहिए। मतलब ये डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है डेप्थ D1 और D2। तो मेरा ये पार्ट, ये जो डेप्थ मैंने प्रोजेक्ट की ये D1 में आएगी, और ये यहां से यहां तक टोटल डेप्थ ये D2 में आएगी। ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट डेप्थ आपकी D1 एंड फिर नीचे से टॉप तक की डेप्थ D2। अब ये मेरे पास दो प्रोजेक्टेड लाइन हो गई। ये मुझे थर्ड प्रोजेक्शन लेना है। ये आउटर में कुछ फ्लैट पार्ट होता है जो कॉलम से 3 इंच ऑल अराउंड होता है। तो मैं इस फ्लैट पार्ट का एक प्रोजेक्शन लूंगा। ओके। ये फ्लैट पार्ट का प्रोजेक्शन आपका यहां आ गया। तो मेरा D1 ये था, D2 ये था, और फ्लैट पार्ट का प्रोजेक्शन ये है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन लूंगा D1 के स्टार्ट से और D2 के टॉप में एंड तक। ये मेरी जो हो गई ट्रोपेजॉइडल शेप में या स्लोप में एक लाइन यहां पर डाल दी मैंने। ये फुटिंग लाइन हो गई। उसका बाद मैं अपोजिट में इस तरफ भी सिमिलर काम करूंगा। D1 से स्टार्ट करूंगा एंड D2 की टॉप तक जाऊंगा। तो मेरा ये जो लाइन थी ये फुटिंग की लाइन है, फाउंडेशन की लाइन है, आइसोलेटेड फुटिंग की लाइन है। और ये जो स्लोप गया मेरे उसी एज से टॉप तक गया, यानी ये पार्ट D1 और ये पार्ट टोटली D2। अब मैं इसको फाइन ट्यून कर लेता हूं। तो फिलेट कमांड से, ट्रिम कमांड से, जो भी आप कमांड यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलेट कमांड से लेता हूं। ये मेरा सिंपल ये हो गया, ये एज बन गया। अब इस ये मेरे जो फ्लैट पार्ट है ये हटा देता हूँ, सॉरी, ये फ्लैट बन गया। और ये मैं यहां से और यहां से ये बन के आ गया हमारा शेप। इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्टेड लाइन थी 9 इंच के हाइट को दिखाने के लिए। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नाउ मैं ये कॉर्नर बना लेता हूँ और ये कॉर्नर बना लेता हूँ। तो अब आप देखिए फुटिंग का शेप ये आ गया। ये मेरी पीसीसी लाइन थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और पीसीसी के टॉप से बैड करना है तो पीसीसी के नीचे ये जो लाइन जा रही है आपकी फुटिंग की, ये मैं नीचे ट्रिम कर दूंगा। देन ट्रिम कमांड लिया एंड इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब ये जो पार्ट है आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आइसोलेटेड मैंने बना दिया है। तो ये आपका पीसीसी हो गया जो ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है। ये जो टोटल आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया,
आरसीसी फुटिंग, इसके ऊपर हमारा कॉलम रेस्ट करेगा। तो मैं अपने इस कॉलम का भी प्रोजेक्शन उस पर डाल लूंगा। देन वर्टिकली प्रोजेक्ट किया मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को, और ये मेरे इस कॉलम के टॉप से फिर ऊपर तक जाएगा जो भी फ्लोर हमें लेने हैं। तो मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं और ये पार्ट भी ट्रिम कर देता हूं। नाउ ये टोटल कॉलम आ गया, एंड देन ये आपका फुटिंग आ गया, और ये जो हमारे चल रही हैं ये लेवल्स चल रहे हैं। अब चूंकि फुटिंग मैंने यहाँ एक्सक्वेट कर दी, तो मैं इस फुटिंग को भी यहाँ पर जो एक्सक्वेशन है उसे ट्रिम करूंगा, ताकि क्लैरिटी बनी रहे कि कौन सा पार्ट एक्सक्वेट हुआ है। तो इसके लिए मैं यहां से ये एनजीएल की लाइन को ट्रिम करता जाऊंगा और बॉटम में भी ट्रिम कर दूंगा, और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये हो गया आपका। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये एनजीएल हमारा ऐसे लेवल था और ये मेरा डाउन होके इतना एक्सक्वेट हो गया। ओके, एंड देन इसकी ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मेरा पूरा हो गया। उसके बाद ये आपका प्लिंथ लेवल हो गया, और हमें पता है कि प्लिंथ लेवल से कॉलम ऊपर निकलेगा, सारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक वो कॉलम कंसीडर होगा। तो उसके लिए मैं प्लिंथ लेवल को भी यहाँ ब्रेक कर देता हूँ। तो अब देखिए आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे इसमें सेक्शन में दिखाया गया है। उसके बाद मैं इनकी लेबल मार्किंग कर देता हूं। तो लेबल मार्किंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं एक नॉर्मल एक सिंबल बना लेता हूं। तो ये आपका पॉलीलाइन से बना सकते हो, लाइन से बना सकते हो, ब्लॉक बना के। तो आप यहां पे करेंगे ये, इस तरीके से भी लेवल की मार्किंग होती है। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। ओके, नाउ मैं इसको कोई एक लेयर में डाल देता हूँ, चाहे मैं एरो की लेयर में डाल देता हूँ या मैं अपनी लेबल की एक अलग लेयर बना सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर हम लेवल की बात करें तो ये मेरा पहले नेचुरल ग्राउंड लेवल है। नेचुरल ग्राउंड लेवल को मोस्टली हम लोग 0 0 लेवल कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट जो हो गया, ये पार्ट प्लस माइनस 0 0 लेवल। देन हम प्लस माइनस का जो सिंबल लगाते हैं वो लगाते हैं परसेंटेज, परसेंटेज पी से। तो ये प्लस और माइनस का सिंबल आ गया। देन मेरा 0.00 है, तो मैंने इसको 0.00 कर लिया। उसके बाद ये नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया। मैं ऊपर आऊंगा, मेरा प्लिंथ लेवल है, तो मैं इसी को कॉपी कर सकता हूं, एंड देन मैं ये हटा के यहाँ पर मेरा प्लिंथ लेवल हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था कि वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से मैंने अभी 2 फीट कंसीडर किया है, या फिर एज पर साइट या एज पर आर्किटेक्ट सेक्शन, कोई भी चीज हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी मैंने 2 फीट कंसीडर किया है, तो मैं यहां पर क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो अब ये +2 फीट हो जाएगा। 2 फीट-0 इंच मीन्स अगर मैं 0 0 से नीचे की तरफ जाता हूं तो वो मेरा माइनस लेवल होगा, और 0 0 से ऊपर की तरफ जाता हूं तो मेरा प्लस लेवल होगा। और जितना ऊपर मैं जाता हूं वो मैं मार्क यहां पर कर दूंगा कि मेरा 2 फीट 0 इंच ऊपर गया है। सिमिलरली अगर मैं कॉम्पैक्ट सॉइल की तरफ आऊं तो मैं यहां पर इसको मार्क कर देता हूं, कॉम्पैक्ट सॉइल, एंड देन ब्रेक, ताकि थोड़ा सही दिखाई दे। ये हटा दिया मैंने, और इसको मैं -5 फीट, क्योंकि मैंने कितना एक्सक्वेट किया था वो मैं यहां पर दिखाऊंगा। तो 5 फीट नीचे गए थे, तो मैं यहां पर लिखूंगा -5 फीट-0 इंच। ओके, XL वर्टिकल, ये मैं ट्रिम कर देता हूं। तो ये मेरे लेवल यहाँ पे मार्क हो गए। इसके बाद ये मेरा फ्लोर वाइज जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक डिसकंटिन्यू का सिंबल मार्क कर दूंगा, जो एक्सप्रेस टूल में आपको
ब्रेक लाइन सिंबल यहां पर मिल जाता है, तो मैं ब्रेक लाइन सिंबल डाल देंगे और इसके बाद आप इसको स्केल अप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सूट करे आप वैसे इसको मार्क कर सकते हो। आप मैनुअल बना सकते हो, आप एक्सप्रेस टूल में जाके ब्रेक लाइन सिंबल से बना सकते हो। इसका मतलब यह है कि यह कॉलम आगे आने वाले फ्लोर्स तक कंटिन्यूअस जा रहा है। अब ये लाइन चूंकि बहुत आगे निकल गई है और मैं छोटी सी डिटेल कर रहा हूं, तो मैं इसको भी यहां कहीं एक अप्रोक्सीमेट लाइन लेके ये ट्रिम कर देता हूं, और ये तो नाउ ये हमारा एक सेक्शन रेडी हो जाता है, जो कि साइट पर एक्सक्वेशन के टाइम भी काम आता है, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है कि उन्हें कितनी डेप्थ तक एक्सक्वेट करना है और आगे की प्लानिंग क्या है फाउंडेशन के लिए। नाउ अब बात आती है, ये जो मेरा रेनफोर्समेंट कंक्रीट पार्ट है, इसमें रेनफोर्समेंट कैसे डालें, फुटिंग में रेनफोर्समेंट कैसे डालें, और ये मेरा पीसीसी है। तो सबसे पहले पीसीसी को हम एक हैच दिखाएंगे, हैच, और यहां से एक कंक्रीट हैच होगा आपका, ए आर कंक्रीट, आप इस हैच को दिखा सकते हो। हम यहां पर ए आर कंक्रीट को फिल कर देते हैं, ये हैच बिल्कुल ओके है, और इसकी लेयर को हम पीसीसी से मैच करा देते हैं। ओके, नाउ होम में जाके भी हम देख लेते हैं, पीसीसी ऑन है तो ऑलरेडी वो पीसीसी में ही था, तो ये मेरा पीसीसी हो गया। उसके बाद मेरी ये फाउंडेशन हो गई, तो मैं अब इसमें स्टार्ट करता हूं रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं। तो किसी भी फाउंडेशन में अकॉर्डिंग टू डिजाइन मिनिमम रेनफोर्समेंट 12 डाया का होना चाहिए, 12 डाया का रेनफोर्समेंट होगा, उससे कम का रेनफोर्समेंट हम किसी भी फाउंडेशन में अप्लाई नहीं करते हैं। ये आईएस कोड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो मैं इसमें अभी 12 का बार कंसीडर करूंगा। अब चूंकि ये फिट इंच में है, तो मैं 12 को इंच में कंसीडर करूंगा या चेंज करूंगा। तो सबसे पहले आती है कवर की बात। क्लियर कवर का जानना बहुत जरूरी है। तो फुटिंग में ये जो आपका कंक्रीट की आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर के एक कवर को बनाए रखने के लिए कि रेनफोर्समेंट बिल्कुल एज पर ना आए, कुछ यहां से डिस्टेंस पर रहे, फाउंडेशन के लिए 40 से 50 का कवर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी जो मैं कवर ले रहा हूं वो मैं 40 का कवर कंसीडर कर रहा हूं। तो 40 को हम इंच में चेंज कर लेंगे, 1.6, इस एज से इस तरफ, इस लाइन से ऊपर की तरफ, इस एज से इस तरफ। इस फुटिंग में हम सिर्फ बॉटम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉप की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक टॉप का भी आपको सेक्शन बना के दिखा दूंगा, टॉप में भी किस तरीके से रेनफोर्समेंट डालते हैं। अभी मैं पहले मेजर रेनफोर्समेंट को डाल रहा हूं, जो बॉटम में अप्लाई किया जाता है किसी भी फुटिंग के। तो ये जो मेरा कवर हुआ, ये अभी मैं आपको नाप के भी दिखा देता हूँ, 1.6 इंचेस समथिंग है, तो ये 1.5 नाप रहा है क्योंकि प्रेसिजन में थोड़ा हाई है। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं इसको यू शेप में ऐसे करके यूं यूं डालूंगा, इसको इधर से एल बनाऊंगा और इसको इधर से एल बनाऊंगा। तो मैं इसको फ्लिट कमांड ले लेता हूं, एंड ये मैंने एल बना दिया और ये मैंने एल बना दिया। और चूंकि ये रेनफोर्समेंट है, तो मैं इसको रेनफोर्समेंट की लेयर में चेंज कर दूंगा, और अगर ऐसी लेयर आप पे नहीं है तो आप उस लेयर को बना लें। तो ये मेरी रेनफोर्समेंट की लेयर बन गई। अब मैंने बोला कि 12 थिकनेस का रेनफोर्समेंट इसमें डाला जाता है, तो ऑफसेट ले लिया मैंने 0.48, मैंने 0.48 इधर किया, 0.48 इधर किया, 0.48 इधर किया, और इसको भी फ्लिट कर दिया। ओके, और इसका टॉप मैंने क्लोज कर दिया, एंड इसका भी टॉप मैंने क्लोज कर दिया। और ये कवर भी 40 मिनिमम होना चाहिए, या उससे थोड़ा एक्सीड कर सकते हो तो ये अप्रॉक्स हम नीचे कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस पे लाइन डाल के आपको बता दूंगा। ये आपका अभी जो आ रहा है, 1 इंच आ रहा है, तो मैं इसी यहां से एक लाइन डालता हूं, और मैंने आपको बताया था कि 1.6 इंच 40 के बराबर होता है, तो मैं इसी कॉर्नर से 1.6 इंच का एक ऑफसेट मारूंगा और इसको नीचे की तरफ कर लूंगा। तो मेरा ये कवर भी आपका
40 mm हो गया, और मेरा इस तरफ भी ये 40 mm हो गया। और इस कवर को बनाए रखने के लिए मार्केट में बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स भी आते हैं और प्लास्टिक के ब्लॉक्स भी आते हैं, ताकि ये जो आपका कवर है वो कम या ज्यादा ना हो, तो रेनफोर्समेंट अपनी पोजीशन में बना रहे कंक्रीट डालने तक। ओके, तो ये मेरी एल शेप्ड बार हो गई। अब सबसे बड़ी बात है, ये एल शेप्ड बार आपको इस फुटिंग के इधर से इस तरफ सेक्शन देखने पर लग रही है। यानी मैं अगर एक सेक्शन मार्क करूं तो ये इस तरीके का सेक्शन ये हो गया, एंड मैं एक मिरर मारता हूं, ये हो गया। तो ये सिर्फ आपको शो करने के लिए, बाकी प्रेजेंटेशन वाला सेक्शन मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन में कैसा सेक्शन हमें शो करना चाहिए। तो अभी मैं रैंडम बस आपको दिखा रहा हूं कि ये जो पीला ब्लॉक जिस तरफ एरो कर रहा है, तो मैंने क्या करा, इस फुटिंग को यहां से काट लिया और मैं इस तरफ देख रहा हूं जिसमें मेरा कॉलम भी है, फुटिंग का स्लोप भी दिखाई दे रहा है, और फुटिंग की विड्थ या लेंथ आप बोल सकते हो वो भी दिखाई दे रही है, देन पीसीसी भी दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, जो रेनफोर्समेंट मैंने ये बनाया, ये रेनफोर्समेंट एक सिंगल बार तो नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी इंजीनियर हमें बोलेगा कि फाउंडेशन में 12 डाया का 6 इंच सेंटर टू सेंटर रेनफोर्समेंट अप्लाई करो। 12 डाया एट द रेट या एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कोई भी 12 mm की बार फुटिंग की विड्थ डायरेक्शन में और लेंथ डायरेक्शन में, अगर वो बोल देता है कि ये बोथ वेज है, तो यहां पर ये मैं बता भी देता हूं, BOTHWAYS, बोथ बेज। तो 12 डाया का बोथ बेज वो मैनुअली आपको लिख के देगा कोई इंजीनियर, और आपको ये रेनफोर्समेंट पढ़ के यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। और इसको दिखाने का प्लान में तरीका क्या है, मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल बार डालूंगा, तो मैं यहाँ से रेनफोर्समेंट की एक लेयर लेता हूँ। और अब ये मार्किंग की अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मार्किंग मैं अलग से यहाँ कहीं लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट डालना चाहता हूँ, तो XL हॉरिजेंटल, ये मैंने यहाँ एज पे डाला। और मैंने आपको बताया कि एज से 40 mm मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है रेनफोर्समेंट की, तो मैं यहाँ पर 50 mm लूंगा, सॉरी 50 mm या 45 mm, तो मैं यहाँ से 2 इंच का ऑफसेट मारूंगा। और 2 इंच क्यों लिया मैंने, 40 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर से आने वाली बार भी इस पर थोड़ी सी लैप हो सके और इन बार्स को आपस में हम टाई कर सकें। अगर वो बिल्कुल एज पर होगी, बिल्कुल एज पर होगी, तो उसको टाई करना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा ओवरलैप होना जरूरी है, ये बार का ये बार का इतना मिनिमम कुछ 10 mm 5 mm ओवरलैप चाहिए, ताकि मैं वहां पे एक थिन वायर बांध सकूं। तो ये जो हो गया हमारा ऑफसेट हुआ 0.48, मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल ली। देन अब मैं यहां से 40 mm पे, यानी अब ये यहां से जाके वर्टिकली ऐसे ऊपर की तरफ उठता हुआ एक एल बनेगा। जैसा कि अगर मैं इसको देखूं तो ये एक एल ऐसा बना। तो टॉप से देखने पर ये गोल दिखेगा, ये एक राउंड दिखेगा, और उसके बाद ये फ्लैट दिखेगा। तो वो काम मैं यहां कर सकता हूं। तो यहां पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, एंड देन डाया 0.48, ओके। एंड इसको मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा, और यहां से 40 mm ऑफसेट जो मैंने आपको बताया था कवर के लिए चाहिए, तो XL वर्टिकल, एंड यहां से मैं 40 mm का एक ऑफसेट, यानी 40 mm मीन्स 1.6 इंचेस का एक ऑफसेट मारूंगा। एंड देन इस सर्कल को, यानी इस राउंड को यहां रख दूंगा और इसको ट्रिम कर दूंगा। ये आपका परफेक्ट। तो ये बार अब यहां से ऐसे आके ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि टर्न हो गई है। आप इसको हैच कर सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका डिटेल करने का एक और भी तरीका है। पहले मैं बिल्कुल आपको स्केल पे बना के दिखा रहा हूँ कि चीज कैसा दिखाई देगा, कोई रेनफोर्समेंट कैसा दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर आपका आ गया। सिमिलरली मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी डायरेक्शन में भी सारा प्रोसेस सेम ही होने वाला है। तो मैंने ये मिरर कमांड लेके और नो, यानी इस तरफ भी रहे इस तरफ भी रहे, ये मैंने बना दिया। एंड देन इसको ट्रिम किया और ये यहाँ पर ट्रिम किया और ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन को मैंने हटा दिया और ये भी मेरी प्रोजेक्शन लाइन को मैंने हटा दिया। अब मेरा ये रेनफोर्समेंट बार क्लियर दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मैंने बताया, आप चाहो तो इसका एक ब्लॉक बना लो, रेनफोर्समेंट में हुई तो यहाँ पे मैं 12 डाया बार, ओके। और इसके आगे अगर आप एफ लिखना चाहो तो इससे डिफाइन हो जाएगा कि फुटिंग का बार है, ओके। तो ऐसे कर सकते हो। और यहां से अब इसको मैं कॉपी करूंगा, कितना, 12 डाया 6 इंच सेंटर टू सेंटर। या तो मैं इसको 6 इंच पे कॉपी कर लूं या मैं इसको इस एज पे रखूं और एक वर्टिकली बार भी बनाऊं, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊं तो मैं एक कॉपी करके दिखा देता हूं कि रेनफोर्समेंट का जाल बनेगा कैसा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अगर मैं इसको एक स्केल पे पूरा मैंने बनाया, अब मैं इसकी 6 इंच स्पेसिंग पर चलूंगा तो 6 इंच सेंटर टू सेंटर बार प्लेस किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा 3.5 इंच के करीब आ गया, जबकि हमारा इस तरफ 2 इंच है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को पकड़ के, या फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरे सेंटर के पास है लगभग, तो मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लूंगा ताकि मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे प्लेस कर सकूं। ये उसके बाद मैं सारी बार्स को पकड़ूंगा और उसको सेंट्रली प्लेस कर लूंगा। तो कवर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट दैट विल बी नेगोशिएबल, ओके। तो इस तरीके से हॉरिजेंटल जाल हो गया। सिमिलरली मैं यही रेनफोर्समेंट, क्योंकि मेरा ये भी 6 फीट है ये भी 6 फीट है, तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ या मैं कॉपी करके रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हॉरिजेंटल भी चाहिए और वर्टिकल भी चाहिए। मैंने रोटेट कर लिया। देन मैंने आपको बताया इसको एज पे रखकर, यहाँ मैंने एज पे रखा, यहाँ से 40 mm का कवर चलता है, तो मैंने इसको 40 mm यानी 1.6 ये मैंने कर दिया। और इधर से भी मैंने बोला था कि इसके ऊपर लैप होना चाहिए, तो मैं इसको 2 इंच के करीब अभी ले लेता हूं। तो ये एक दूसरे पे लैप है, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि ये यहां पर टर्न कर रहा है। तो ये अगर बॉटम में है और ये उसके टॉप में है तो ये टर्निंग पॉइंट पे फिट नहीं होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, लगभग यहां। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर ये फिक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको फिर मैं 6 इंच के ऑफसेट पे वर्टिकली भी प्लेस कर लूंगा। और मैं इसको, अब ये यहाँ पर बहुत दूर हो गया है तो मैं इसको भी पकड़ूंगा और ये वाली बार को अप्रोक्सीमेट एज तक लाऊंगा, ओके। अब ये मैं इतना गैप क्यों छोड़ रहा हूँ ये भी आपको भी मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद ये मेरा एक प्लेसमेंट बॉटम में पूरा जाल का प्लेसमेंट हो गया, जो 12 mm का बोथ वेज है। 12 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर इस डायरेक्शन में और सेंटर टू सेंटर इस डायरेक्शन में, ओके। तो ये तो हुआ एक्चुअल पोजीशन कैसी होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की। एक ड्राइंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम इतना सारा मैश बनाएंगे तो अब यार एक फुटिंग तो है नहीं कि आपने एक पे बना दिया दूसरे पे नहीं बनाया। अगर आपके ऐसे 20 फुटिंग है तो 20 के लिए कंसीडर करना, पूरा मैश बनाना बहुत ही हैक्टिक काम हो जाता है। तो उसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे क्लाइंट को क्लियर हो जाए कि रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक बार हॉरिजेंटल दिखाएंगे और एक बार वर्टिकल दिखाएंगे, ओके। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, मैं वहां नहीं बना रहा। ये मैंने एक वर्टिकल बार दिखा दिया, एक हॉरिजेंटल बार दिखा दिया। उसके बाद मैं एक डायमेंशन लाइन या लैडर लूंगा, लैडर। और मैं ये डायरेक्शन में पूरी लैडर को ऐसे डालूंगा एंड MI मिरर। तो इस एज से इस एज तक मैंने लैडर डाल दिया। अब ये वाली बार को मैं थोड़ा यहाँ कहीं ले आऊंगा
एंड देन यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दूंगा कि ये बार का पॉइंट ये है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब वो कितना मूव कर रही है ये मैं एरो लगाकर या फिर यहां पर ही प्लेस करके छोटे टेक्स्ट में अपने स्केल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। मैं 2 इंच का टेक्स्ट ले रहा हूं ताकि यहां पर प्रॉपर दिखाई दे। अब इससे क्या हुआ, 12 आया 6 इंच सेंटर टू सेंटर रेनफोर्समेंट, तो ये वाली बार 12 इंच सेंटर टू सेंटर इस डायरेक्शन में प्लेस की जाएगी। इस टेक्स्ट से ये बिल्कुल क्लियर होता है। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस मैशी जाल से अच्छा है कि आप एक बार दिखाकर उसकी डायरेक्शन दिखा दें। सिमिलरली मैं इस बार को कंसीडर करूंगा। अब मैं इस बार को यहां से यहाँ के सेंटर में लैडर मैंने डाल लिया एंड देन मैंने मिरर कर लिया। ये आपके रिप्रेजेंटेशन पे है। जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको शूट करे आप वैसे बनाएं, पर प्रेजेंटेशन का तरीका ये रहेगा। बाकी इसको मैंने मूव कर लिया ऊपर एंड देन मैं यहाँ पर भी एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है ना, या सर्कल बना दीजिए या फिर एक डॉट बना दीजिए या इसको सर्कल बना के यहाँ हैच कर लीजिए, जो आपको शूट करे वो कर लीजिए। अब इस सर्कल से क्या सिद्ध होता है कि ये वाली लाइन इस एरो के अकॉर्डिंग इस लेंथ वाइज या आप विड्थ वाइज मान लीजिए, विड्थ वाइज रन कर रही है। और कितना रन कर रही है वो मैं इस एरो के पास यहां पर लिख दूंगा। तो मैं यहां पर रोटेट कर देता हूं। ये लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेनफोर्समेंट लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि एक रेनफोर्समेंट है। हमें सिर्फ ये बताना है कि 12 का 6 इंच सेंटर टू सेंटर इस तरफ चल रहा है और 12 का 6 इंच सेंटर टू सेंटर इस तरफ चल रहा है। तो मेरे इस बार की डायरेक्शन का पता चल गया, इस बार की डायरेक्शन का पता चल गया, और ये मेरे प्लान में इस तरीके से हमें शो करना होता है। अब इसी प्लान का सेक्शन चूंकि ऊपर चल रहा था, अब बात करते हैं इस वाली बार की। मैंने बोला था कि ये एक सिंगल बार नहीं है, तो ये मान लीजिए एक बार ही हो गई। बाकी ये सिंगल बार इसलिए नहीं क्योंकि ये पूरा एक जाल है। अब इस सिंगल बार का तो हमने दिखा दिया, लेकिन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बार है, इस बार को तो हमने दिखा दिया सेक्शन में यहां पर। लेकिन मैं इस बार की अगर बात करूं तो ये बार इसके वर्टिकली प्लेस्ड है। तो मैं अगर इस सेक्शन में देखूंगा तो ये एक मुझे पॉइंट दिखाई देगा। कितना बड़ा पॉइंट, एक 12 mm डाया का पॉइंट। तो मैं यहां पर एक पॉइंट बना लूंगा, सर्कल डी 0.48, यानी इतने इंच या 12 डाया, 12 mm डाया। इसको मैं यहां प्लेस कर लूंगा और इसको मैं हैच कर लूंगा। ओके, ये मैं हटा देता हूं और मुझे हैच ये वाला चाहिए, सॉलिड हैच, और ये मैंने इसको हैच कर लिया। अब ये मैं मूव करके इस कोने में रखता हूं। तो मैं इसको इस कॉर्नर पे रखने से पहले जितने डाया की बार है उतने डाया का कर्व मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा। तो मैं इसको फ्लिट करूंगा, फ्लिट, एंड मैं यहाँ पर आप देखेंगे रेडियस, ये रेडियस का एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, इस पे रेडियस पे क्लिक करेंगे। मुझे कितनी रेडियस चाहिए, 0.48, जितने डाया का मेरा बार है। एंड मैं यहाँ पर एक ये इस तरीके से कर्व बना दूंगा और फिर इस वाले रेनफोर्समेंट को मैं यहाँ रख दूंगा। तो ये एक गैप बना रहेगा इस वाली बार से, जो कि मैंने अपने इस प्लान में पहले भी आपको बताया था कि मैं इसको कुछ गैप पर प्लेस कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट गैप है, लेकिन एग्जैक्ट गैप अब आपको यहाँ पता चल गया है। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइट पर ऑलरेडी वो गैप मेंटेन हो जाएगा जब वो रेनफोर्समेंट को वहां पर टाई करेंगे। उसके बाद ये ऑफसेट मार लीजिए, कितना, यहां से ये ये ऑफसेट मार लीजिए, इसको कॉपी करिए, फिर वही 6 इंच पर कॉपी कर लीजिए। ओके एंड ओके एंड सिमिलरली यहाँ पर एक फ्लिट कमांड, एंड ये आपने सर्कल ले लिया, एंड देन ऑफसेट जितना ये है उतना ही मैं यहाँ ऑफसेट दे दूंगा और इसको मैं ट्रिम
कर दूंगा, तो ये मेरा बैंड हो गया। और फिर मैं इसके सेंटर से सारी बार उठाऊंगा, एक साइड इधर मूव कर दूंगा, तो ये इसके जाल का एक प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये अदर डायरेक्शन में जाने वाले सारे बार्स को मैंने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद मेरी पिछली वीडियो में जहां पर मैंने आइसोलेटेड फुटिंग को एक स्लाइड में दिखाया था, वहां मैंने बताया था कि कॉलम का बार भी फाउंडेशन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो मैं अब फाउंड एक कॉलम का बार यहाँ पर दोनों एज का बार यहाँ डालूंगा और उसको फाउंडेशन तक लाके एल बैंड दे दूंगा। तो इसका कवर हमने 40 mm लिया, मैं कॉलम का कवर भी 40 mm कंसीडर कर रहा हूँ। कवर के लिए मैं कितना कवर लेना चाहिए उसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, हर एक डिटेल को बताते हुए कि किस पार्ट के लिए क्या कवर रिक्वायर्ड है। ओके, फाउंडेशन के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्लैब के लिए और अदर जो भी आपके रिटेनिंग वॉल्स हैं सब के लिए मैं आपको कवर डिफाइन करके बता दूंगा। अब इसको मैं नीचे ले जाता हूं और अभी मैं मानता हूं कि कॉलम बार 12 डाया की है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने डाया की, यहाँ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं कि यहाँ पर बार आ रहा है। तो मैं जो बार अभी कंसीडर मैंने फाउंडेशन के लिए किया था वही बार मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। ओके, अब मैं इसको बैंड करूंगा। ये मैं यहां पर प्लान में अगर दिखा सेक्शन में दिखा रहा हूं तो ये इस तरीके का बैंड होगा, इसके बार के ऊपर रेस्ट होगा और वही थिकनेस ये टॉप पर चली गई। एंड देन आपको पता है 12 डाई के लिए यहाँ पर बैंड आएगा, तो एक सर्कल आएगा, एक आर्क आएगा, एक रेडियस होगा। तो मैं उसको एफ आर 0.48 डाया का रेडियस, वो रेडियस हमने यहाँ पर ले लिया, 0.48 रेडियस लिया। एंड देन ऑफसेट थिकनेस ऑफ बार एंड देन इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये कितना जाता है, तो ये मिनिमम 18 इंच 460 mm एल बैंड किसी भी फुटिंग में जाता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। मैंने बताया कि ये मिनिमम है। देन ऑफसेट 18 इंच, यहां से मैंने ये ऑफसेट ले लिया। सिमिलरली मैं इसको पकड़ के अदर साइड मिरर कर देता हूं। ओके, एक्सटेंड कर लिया, ये हो गया। तो ये एल बैंड आ गया, ये हो गया। लेकिन ये सेक्शन में जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप का बैंड होता है। तो मैं अगर यहां पर आपको दिखाऊं तो ये मेरा कॉलम आ गया, ये मेरा बॉटम रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग हो गया। तो कॉलम की बार एक कवर के बाद जो मैंने बताया कि 40 mm का क्लियर कवर देते हैं ऑल अराउंड, ये क्लियर कवर हो गया। उसके बाद मेरा 8 mm का बार होगा, तो 0.32 इंच, ये मेरा 8 mm का बार आ गया। अब इस पर जो वर्टिकल बार आपके आएंगे चाहे वो 12 डाया के हो, तो अभी मैं 12 डाया कंसीडर करके आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो डी एंटर 0.48, ये इस एज पर आपका आ गया। तो ये किसी भी कॉलम के चार कॉर्नर पर बार नेसेसरी है, मिनिमम बार चार आएंगी। कॉलम आपका चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, देख सकते हैं 1 2 3 4। मैं थोड़ी देर के लिए जो आपके मैश की बार्स है ना, इनको मैं हल्का सा मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। मैं सिर्फ आपको बस दिखाना चाहता हूँ बैंड क्या, बैंड कैसे दे रहे हैं हम। ओके, तो ये सारी बार मैंने अभी हटा दी। ओके, अभी ये क्लीन हो गया। तो मेरी ये जो बार का बैंड है वो यहां से इस कॉर्नर की तरफ जाता है, कॉर्नर वाली बार का बैंड कॉर्नर की तरफ जाएगा। तो मैं लगभग ऐसे लेके जाऊंगा और वो यहां से 450 mm यानी 460 mm यानी 18 इंच। तो मैं ऑफसेट लेता हूं, देन ऑफसेट, क्योंकि मुझे पता है कि बार मैं 12 डाया की ले रहा हूं, तो मैं ये इधर कर दिया, मैंने ये इधर कर दिया। तो ये 12 डाया का बार यहां तक जाके आपका, ये भी मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए,
ये यहाँ पर बैंड हो जाएगा। तो ये बार का बैंड, ये जो ऊपर से वर्टिकल बार आ रही थी बैंड होके तिरछी इस तरफ ऐसे आपकी चली गई, टॉप से आके ऐसे चली गई। सिमिलरली मैं इसको कलर भी बदलता हूँ, आपको क्लियर होता रहे दिखता रहे, तो मैं एक बार यहाँ पे कलर बदलता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे मिरर करूंगा और ये आपकी ये बार यानी ये वाली बार जो है आपकी इस तरफ बैंड हो गई। फिर मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ एंड इसको मिरर कर देता हूँ, तो ये वाली बार इस तरफ आपकी बैंड हो गई। तो ये इसकी बैंडिंग का तरीका है। ये ऐसे बैंड नहीं करते जल्दी, ये एक डायगोनली शेप में बैंड की जाती हैं। और इसके सेंटर पे आने वाली बार, अगर मान लो यहां पर कोई बार है, यहां पर कोई बार है, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट हम वर्टिकली वही 460 जो मैंने आपको बताया 18 इंच ले जाके ये, और जो भी आपका थिकनेस ऑफ बार है कॉपी, वो यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, ये मैं हटा रहा हूँ, ये मैश का बार था तो ये मैं हटा रहा हूँ। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉलम का बार फुटिंग में जाके किस तरीके से बैंड किया जाता है। सिमिलरली अगर मेरे यहाँ पर 2 या 3 बार है तो वो हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे बैंड हो जाएंगे। ये इनको प्लान में दिखाने का एक तरीका है। ओके, तो इस ये जो मेरी 4 बार मैंने एक्स्ट्रा डाली है ना, ये मेरी इस तरफ बेंड हो जाएगी और ये मेरी इस तरफ बेंड हो जाएगी। सिमिलरली डिस्टेंस 18 इंच मिनिमम। सिमिलरली मैं इधर जाऊंगा तो ये भी लाइन डाल रहा हूं मैं 18 इंच मिनिमम। तो मैं अगर इसको नाप लूं तो ये मिनिमम 18 इंच है। आप सेंटर से ले लें, आप थोड़ा एज से ले लें, वो बहुत मैटर नहीं करता, पर ये कम से कम 18 इंच का बैंड होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम आगे जाते हैं। तो ये इसका एल बैंड आपने कंसीडर कर लिया और ये हमारा कॉलम का बार आ गया, ये हमारा फुटिंग का बार आ गया। फुटिंग के बीच में जो ये जगह बची हुई है, तो कॉलम से आने वाली जो टाइज हैं, कॉलम की डिटेल में एक मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कॉलम में रेनफोर्समेंट को कैसे प्लेस किया जाता है, उसमें जो टाइज का सिस्टम है वो क्या होता है। फिलहाल जो उसके टाइज मीन्स आप टाइज कह सकते हो, आप स्टीरअप्स कह सकते हो, आप रिंग कह सकते हो, ठीक है ना। तो उनका जो किसी कॉलम में लगाने का एक प्रोसेस है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि कॉलम में आने वाली टाइज में 3 टाई आपकी फुटिंग के इस गैप में होंगी ही होंगी। तो ये आपका 100 mm 75 mm कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, पर 75 mm से कम नहीं करते हैं। और वही सिमिलरली 8 mm की टाइज होती हैं तो ऑफसेट 0.32 मैंने ले लिया, ये इंचेस में हो गया। और ये मैंने एक 3 टाई यहाँ पर मैंने दिखा दी और इनको प्रॉपर मार्क भी करते हैं कि ये 3 टाई आपकी 8 डाया की लगेंगी। तो मैं लैडर कमांड ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये एरो बना दिया, यहाँ कर दिया 1 2 एंड 3। ओके, और उसके बाद मैं यही टेक्स्ट उठा लेता हूँ। देखिए टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस साइज में क्या टेक्स्ट की हाइट लेनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सा टेक्स्ट लिखना है। बहुत सारे फंडे हैं आर्किटेक्चर में, आप A1 शीट A2 शीट A3 शीट को कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से टेक्स्ट हाइट क्या लेनी चाहिए, वो सब एक अलग एक प्रोफार्मा है, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक अलग आर्किटेक्चर के लिए जब कोई वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें मैं इन चीज़ों को भी डाल दूंगा कि किस शीट के लिए क्या टेक्स्ट हाइट हमें लेनी चाहिए, किस स्केल में ड्राइंग को रखना चाहिए। ओके, तो ये मैंने बताया थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स 12 डाया स्टीरअप, STIRRUPS। इसको बार नहीं लिखेंगे, इसको या तो लिखेंगे रिंग या लिखेंगे स्टीरअप्स। ओके, तो ये 3 नंबर्स 12 डाया स्टीरअप्स, ये हर फुटिंग में बॉटम में पड़ता ही है। उसके बाद मैंने बताया कि ये वाला रेनफोर्समेंट, तो मैं एक एरो लगाता हूं, इस रेनफोर्समेंट को यहाँ मार्क करता हूँ। और ये रेनफोर्समेंट मार्क क्या करना है, प्लान में जो आपने दिया है, आपने ये जो
हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट दिया था वो 12 का 6 इंच है। तो चूंकि हमारे दोनों साइड 12 का 6 इंच है तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं यहाँ पर 12 का 6 इंच यहाँ पर रख देता हूँ। 12 डाया 6 इंच सेंटर टू सेंटर बार लिख सकते हो। ओके, एंड देन मेरी ये वाली बार्स हो गई। इन वाली बार्स में से कोई भी एक बार आप कंसीडर कर लो, उस पर सर्कल बनाओ, एंड देन इसका भी एरो लगाकर यहाँ पर मेंशन कर दो कि ये वाली बार कितने इंच या कितने एमएम सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद मेरे ये बार हो गया, ये बार हो गए, ये 3 बार हो गए। ये कॉलम बार्स हैं, इनको अभी हम यहाँ डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि कॉलम बार हर कॉलम के लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फुटिंग का एक टिपिकल सेक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ थिकनेस की बात करूं तो ये मेरी, अगर मैं हर फुटिंग की डिटेल को मेंशन कर रहा हूं तो ये मेरा मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये 4 इंच है, फिर ये 4 इंच के बाद मेरा ये जो पार्ट है 4 इंच पीसीसी के बाद ये आपका 9 इंच है, फिर मेरे कंटिन्यूस, सॉरी कंटिन्यूस नहीं, फिर मेरा ये D1 9 इंच है, एंड देन ये D2 ये भी ये 2 फीट है। ओके, तो ये हमें स्केल पर सारी डायमेंशन के साथ दिखाना होता है। या आपने अगर कॉलम कंसीडर किया है तो आप एक जस्ट एक नोटेशन के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक आरसीसी कॉलम हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में लिख सकता हूँ RCC रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम, COLUMN। ओके, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कॉलम। उसके बाद ये फुटिंग का मेरा पूरा हो गया। ये जो गैप है, ये जो मैंने बताया था कि एक फ्लैट पार्ट बनाते हैं, तो ये भी हमें मेंशन करना जरूरी है कि हमने कितने इंच फ्लैट लिया हुआ है कॉलम को स्टार्ट करते समय। ओके, तो ये मैंने 3 इंच ले लिया। ये सारी डिटेल होने के बाद, सॉरी इसमें चार्जिंग कम हो गई। ये सारे डिटेल होने के बाद ये आपका हो गया। इस तरीके से हम एक प्लान, फुटिंग प्लान को, रेनफोर्समेंट को प्लान में डिटेल करते हैं। उसके बाद आप प्लान में यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट दिखाएंगे। उसके बाद उसी प्लान से एक सेक्शन एक्स एक्स या वाई वाई जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, 1 1 2 2 एक्स एक्स वाई वाई ए बी बी, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं एक्स एक्स वाई वाई कंसीडर कर रहा हूँ तो देन एक्स, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हो तो फिर आपको 1 2 3 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक या दो ही सेक्शन है तो आप, तो ये मेरा सेक्शन एक्स एक्स हो गया और मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा सेक्शन एक्स 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 एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमने सेक्शन एक्स एक्स मार्क कर दिया। उसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि ये हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, और इसका आप चाहो तो यहाँ रेशियो भी लिख सकते हो, 1:4:8। तो ये आपका सेक्शन एक्स एक्स हो गया। अगर मैंने ये फुटिंग 2 की डिटेल करी है तो मैं यहाँ पर नीचे फुटिंग मार्क करूंगा F2 या फिर F1, जो भी आपने डिटेल किया है। ओके, फुटिंग F2 हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हॉरिजेंटल डायमेंशन डालना भी रह गया है, तो मैंने बताया कि टोटल आप डालो। ओके, उसके बाद आप ये दिखाओ कि यहाँ से ये कितना है। ठीक है, और ये यहाँ से मैं इस तरफ दिखा देता हूँ, ये 4 इंच, एंड देन कंटिन्यू में जाते हैं। यहाँ से मेरी फुटिंग ये कितनी है, ये कितनी है। ओके, और इसको थोड़ा सा क्लियर करके, ताकि एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई क्लैश ना दिखाई दे। ड्राइंग बिल्कुल साफ सुथरी और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ओके, तो ये एक फुटिंग की डिटेल हो गई। तो मैं इस पार्ट को सिर्फ मैंने आपको समझाया था कि इसमें कॉलम से आने वाला रेनफोर्समेंट फुटिंग में किस तरीके से बैंड होता है। इसमें लास्ट चीज कि ये कितना बैंड है ये उन्हें बताना, ड्राइंग में समझाना जरूरी है। तो ये मेरा जैसे हो गया 1 फीट 6 इंच, तो मैं इसको मिनिमम
18 इंच, और ये मैं यहाँ पर मिनिमम 18 इंच, ओके, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम डिटेल कर देंगे।